एक बार फिर से ऑनलाइन स्टडी अड्डा की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10th क्लास एसएसटी सब्जेक्ट के 8th चैप्टर वाटर रिसोर्सेज को लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हमारे देश में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि हमारी अर्थ पर वाटर और लैंड का रेशियो कितना है, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि हमारी अर्थ पर 70% वाटर होने के बावजूद भी हम वाटर क्राइसिस को कैसे फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी अर्थ है उसमें 30% लैंड है और 70% वाटर है। हमारी पृथ्वी का ज्यादा से ज्यादा भाग वाटर है। इस चीज को आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी का 70% पार्ट वाटर और सिर्फ 30% पार्ट लैंड है। लैंड यानी कि कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट हमारी पृथ्वी का वह बड़े से बड़ा स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, या कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स ही पाए जाते हैं, जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वगैरह। और कैसे हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले 7 कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। इसमें से 6 कॉन्टिनेंट में लिविंग बीइंग यानी मनुष्य और बाकी जीव रहते हैं, और 7th कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका पर सिर्फ ग्लेशियर है यानी कि बर्फ जमी हुई है। आप इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली देख रहे होंगे कैसे इस पिक्चर का ब्लू पार्ट जो कि वाटर को शो कर रहा है और ग्रीन पार्ट जो कि लैंड या हमारे कॉन्टिनेंट को शो कर रहा है। इसके बाद बारी आती है कि अगर हम इस 70% वाटर को 100% कंसीडर करते हैं, यानी मैं वापस से इस पानी वाले भाग को 100% मान लूं, तो उसका 97% पार्ट ओशियन वाटर के फॉर्म में है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लू कलर वाला सारा पार्ट ओशियन वाटर के फॉर्म में है। इसके अलावा सिर्फ 3 पार्ट हमारी सरफेस वाटर के रूप में पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी है कि इस 3% पार्ट में से भी 2% पार्ट फ्रोजन एज अ ग्लेशियर ऑन हिल्स एंड माउंटेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है उस पे पूरा का पूरा ग्लेशियर है। अब बचा 1/3 पार्ट यानी 1% की, और ये 1% अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। और इसी वाटर का यूज हम लिविंग बीइंग्स अपने लाइफस्टाइल में, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस अंडरग्राउंड वाटर का जो मेन यूज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर। इसके बाद दूसरा नंबर आता है कि इस अंडरग्राउंड वाटर का हम दूसरा यूज कहाँ पर करते हैं, तो आता है, तो इसमें अगला नाम आता है इरिगेशन का। इरिगेशन यानी सिंचाई। इसके बाद इसका अगला पार्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया कि अंडरग्राउंड वाटर का यूज मेनली 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट पोर्टेबल वाटर, सेकंड इरिगेशन एंड थर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड वाटर का यूज क्या है, पोर्टेबल वाटर। आपको तो यह बात पता ही होगी कि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है, पोर्टेबल वाटर। ऐसा वाटर जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो उसी को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, या आप कह सकते हो द वाटर इज एबल टू ड्रिंक इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। जब हमारे लिए यह अंडरग्राउंड वाटर इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर हमको इसको बचा के रखना चाहिए। जैसे आपके घर में अगर किसी चीज की कमी होती है तो आप उसका यूज बहुत ही प्रोटेक्टिव ढंग से करते हैं। अब बारी आती है वाटर मैनेजमेंट क्या है। इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको एक नेचुरल प्रोसेस बताती हूँ। जब रेन वाटर हमारी अर्थ सरफेस पे गिरता है तो वह रिवर से होता हुआ सीज या ओशियंस में मिक्स हो जाता है, यानी हमारी अर्थ सरफेस पे गिरने वाला रेन वाटर पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है और वो जाके ओशियन या सीज में मिल जाता है, और वो भी कैसा हो जाता है, सैलाइन या मैरीन वाटर की तरह। सैलाइन या मैरीन यानी नमकीन पानी, जिसका इस्तेमाल ना तो हम सिंचाई में कर सकते हैं और ना ही हम उसे पीने या किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो अब
अब बारी आती है कि हमारी अर्थ सरफेस पर पड़ने वाला जो प्योर रेन वाटर है उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम कैसे दूसरी ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चलाती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स, यानी पानी के बचाव से संबंधित हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी प्लानिंग स्कीम जिससे हम एक से ज्यादा जरूरतों को पूरा कर सकें, उसी को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। एक से ज्यादा जरूरत को कैसे आप समझ सकते हैं कि इसी प्रोजेक्ट के द्वारा आपको पीने का भी यानी पोर्टेबल वाटर, इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर के काम में यह फैसिलिटेट करता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला जो 1% पानी है उसको हम कैसे बचा के इस्तेमाल करें कि हमें आने वाले दिनों में वाटर क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि यह मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया यानी जो हमारा आधुनिक भारत है उसके मंदिर के रूप में माना है। तो अगर आपसे इस बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाता है या विच वन इज नोन एज द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो आप क्या बताओगे? मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स। और यह बात कही किसने थी? एंड हु सेड मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो इसका आंसर क्या होगा? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसी के साथ मैं इस टॉपिक को बढ़ाते हुए आपको अगले पॉइंट पे ले चलती हूँ। दोस्तों, आपको तो पता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करती है, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। इसी तरह से ये जो हमारे मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स हैं इनको भी दोनों लेवल की गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हैंडल किए जा रहे प्रोजेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हैंडल किए जा रहे प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हैंडल किए जा रहे प्रोजेक्ट में सबसे पहला नाम आता है भाखरा नांगल का। इस प्रोजेक्ट में 2 डैम है, पहला भाखरा जो कि HP यानी हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा नांगल जो कि पंजाब में है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट आता है रिहंद। रिहंद प्रोजेक्ट यूपी के सोनभद्र जिले में है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट आता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि वेस्ट बंगाल की दामोदर नदी पर है। इसी रेफरेंस में अगला प्रोजेक्ट आता है हीराकुंड प्रोजेक्ट जो कि उड़ीसा की माही नदी पर है। इसी लिस्ट में अगले प्रोजेक्ट का नाम कोसी प्रोजेक्ट है जो कि बिहार में है। और इसके बाद लास्ट टेहरी प्रोजेक्ट जो कि यूके यानी कि उत्तराखंड में है। इस प्रकार 6 मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट्स में से ज्यादातर प्रोजेक्ट को आपके इस चैप्टर में डिटेल में दिया गया है जिसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और शॉर्टकट्स भी हैं जिसके थ्रू आप आसानी से इन प्रोजेक्ट को याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो जब मैं इन प्रोजेक्ट को डिटेल में बताऊंगी तो साथ ही साथ उससे रिलेटेड शॉर्टकट और ट्रिक आपको बता दूंगी। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस टॉपिक के अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, जिसमें पहला नाम आता है चंबल वैली प्रोजेक्ट जो कि MP में है और साथ ही साथ इससे राजस्थान का भी नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद इस लिस्ट में अगले प्रोजेक्ट का नाम आता है जो कि नागार्जुन प्रोजेक्ट है और यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा रिवर पे है। इसके बाद अगला नाम आता है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटका में है। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का जो कि गुजरात में है। और अगला मयूराक्षी और फरक्का ये वेस्ट बंगाल में है। साथ ही साथ माही प्रोजेक्ट जो कि फिर से गुजरात में है। इस प्रकार 6 मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट और 6 मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। आपको जो मैंने ये 6 मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, इन प्रोजेक्ट को याद करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इन प्रोजेक्ट को आसानी से याद कर सकते हो और वह आपके एग्जाम तक आपको याद रहेंगे।
दोस्तों, मैं आपको इस लिस्ट में से कुछ इम्पोर्टेंट वाटर प्रोजेक्ट्स के शॉर्टकट और ट्रिक के बारे में आपको बताती हूँ। इसमें पहला नाम आता है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट का। के नाम जो कि नागार्जुन है, इसमें अर्जुन का साउंड आ रहा है, यानी इस प्रोजेक्ट को हम कुछ इस तरह से रिलेट करेंगे कि महाभारत में अर्जुन का संबंध किससे था? कृष्ण भगवान से। इसलिए यह प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है। साथ ही साथ आप इसके स्टेट आंध्र प्रदेश को कैसे याद करोगे, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिए? क्योंकि वो मोह माया में अंधे हो चुके थे। यानी आपको इस प्रोजेक्ट में अर्जुन कृष्णा और अर्जुन कृष्णा का एक दूसरे से संबंध क्यों बना? क्योंकि वो मोह माया में अंधे हो चुके थे। इस तरह से देखा आपने, मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के नाम के साथ इसके स्टेट और रिवर का नाम याद करा दिया। अब आते हैं इस लिस्ट के अगले प्रोजेक्ट में, जिसका नाम तुंगभद्रा है, जो कि कर्नाटका में है। तुंगभद्रा का नाम ही थोड़ा साउथ सा लग रहा है, तो इस प्रकार आप तुंगभद्रा को इंडिया के साउथ स्टेट कर्नाटका से रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट आता है सरदार सरोवर का। आपको पता होगा कि जो सरदार होते हैं वो बहुत ज्यादा पोलाइट और नरम स्वभाव के होते हैं। यानी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? नरम से नर्मदा रिवर पे है। साथ ही साथ मैं आपको इसके स्टेट को भी याद करने की ट्रिक बताती हूँ। आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, वो कहाँ पर है? गुजरात में। और वह किसकी स्टेच्यू है? सरदार पटेल जी की। इस लिस्ट में मैं आपको अगले प्रोजेक्ट की ट्रिक बताती हूँ, जिसमें मयूराक्षी और फरक्का है। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको ये इमेजिन करना है, हमारे पूरे देश में जगह जगह पर मयूर यानी कि मोर बैठे हुए थे, और आंधी आई और वो सारे मोर उड़कर वेस्ट बंगाल चले गए। और शायद आपको पता हो कि जब कोई पक्षी उड़ के जमीन पर बैठता है तो थोड़ी फरफर की आवाज आती है, यानी वो अपने पंखों को जब समेटता है तो फरफर की आवाज आती है। इस प्रकार आपको मयूर को किससे रिलेट करना है? वेस्ट बंगाल से। और साथ ही साथ जब मोर उड़कर वेस्ट बंगाल जाएंगे तो थोड़ी फरफर की आवाज करके वहां पर बैठ जाएंगे। यानी कि मयूराक्षी और फरक्का ये दोनों मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चंबल वैली प्रोजेक्ट एमपी, नागार्जुन, कृष्णा रिवर और आंध्र प्रदेश। मैंने आपको बताया था कि इसके नाम से ही साउथ रिलेटेड कुछ साउंड आता है, इसलिए साउथ के स्टेट कर्नाटका से रिलेटेड है। सरदार सरोवर, सरदार पटेल जी की स्टैचू कहाँ पे है? गुजरात में। इसलिए यह प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गुजरात में। सरदार कैसे होते हैं? नरम स्वभाव के, इसलिए यह नर्मदा रिवर पे है। इस लिस्ट में हमने अगला प्रोजेक्ट पढ़ा था मयूराक्षी और फरक्का। यानी आंधी आने पर पूरे देश के मोर उड़कर कहाँ गए थे? वेस्ट बंगाल में। यानी मयूराक्षी का संबंध वेस्ट बंगाल में, और वहां फरफर करके बैठे थे, यानी फरक्का का भी संबंध वेस्ट बंगाल से है। साथ ही साथ में लास्ट में है माही प्रोजेक्ट। माही प्रोजेक्ट कहाँ पर है? गुजरात में। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में राजस्थान का भी नाम आता है। दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इस चैप्टर के पहले प्रोजेक्ट भाखरा नांगल प्रोजेक्ट की तरफ आपको ले चलती हूँ, और मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्टेड पॉइंट के थ्रू आपको समझाऊंगी। वैसे तो ये टॉपिक आपके बुक में पैराग्राफ के फॉर्म में बहुत बड़े में दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, और आपको भी अपने नोटबुक में सेम टू सेम इसी पैटर्न में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड में दिखाया हुआ है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है इसका नाम। यानी इस प्रोजेक्ट में 2 डैम हैं। पहला भाखरा जो कि एचपी हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा नांगल जो कि पंजाब में है। भाखरा प्रोजेक्ट और नांगल प्रोजेक्ट के बीच में 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस स्लोप्ड है। स्लोप्ड इन द सेंस कि पहले भाखरा प्रोजेक्ट पड़ेगा, उसके बाद तिरछी डिस्टेंस के बाद नांगल प्रोजेक्ट पड़ेगा, और वो डिस्टेंस 13 किलोमीटर की है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। इस प्रोजेक्ट को 1963 में बनाया गया था। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का अगला पॉइंट आता है कि यह प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर है सतलुज रिवर पे। इसके बाद अगला पॉइंट स्टेट्स कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेट को बेनिफिट मिलता है या कौन कौन से बेनिफिशियरी स्टेट हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हरियाणा का, फिर राजस्थान का और फिर पंजाब का। इन तीनों स्टेट को आप इस फिगर में आसानी से देख रहे होंगे कि ये तीनों एक दूसरे से लगे हुए स्टेट हैं, और इन स्टेट में भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के द्वारा सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन तीनों स्टेट के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक मैं आपको इधर बताती हूँ। ट्रिक है
हरी मेट राज इन पंजाब। यानी हरी राज से पंजाब में मिला। इस प्रकार आपको इस ट्रिक के माध्यम से इन तीनों स्टेट के नाम याद हो जाएंगे, हरी मेट्स राज इन पंजाब। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का अगला पॉइंट आता है टू डैम्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके नाम में ही इसके दोनों डैम का नाम छिपा हुआ है, पहला डैम भाखरा और दूसरा नांगल। इसके बाद इस प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत का साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा डैम है। इट इज बिगेस्ट डैम इन इंडिया एज वेल एज एशिया। इसके अलावा मैं आपको एक दो पॉइंट और बताती हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो भाखरा नांगल। भारत का सबसे बड़ा सीधा खड़ा डैम कौन सा है, भाखरा नांगल। यानी बिगेस्ट स्ट्रेट डैम ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया इज भाखरा नांगल। इसके बाद एक पॉइंट और भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच डैम इज बिगेस्ट ग्रेविटेशनल डैम इन इंडिया एज वेल एज एशिया। तो आपका आंसर क्या होगा, भाखरा नांगल डैम। ग्रेविटेशनल का मतलब होता है कि यह डैम ऐसी जगह सिचुएटेड है जहां पर अर्थक्वेक यानी भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन अर्थक्वेक सेंसिटिव रीजन में होते हुए भी यह एक सीधा खड़ा डैम है। इसका मतलब इस डैम पर ग्रेविटी का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे बिगेस्ट ग्रेविटेशनल डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह मैंने भाखरा नांगल के इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट आपको बताए। It is the biggest dam in India as well as Asia. It is the biggest straight dam in India as well as Asia. It is the biggest gravitational dam in India as well as Asia. इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखें, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अगले पॉइंट की तरफ ले चलती हूँ। इस प्रोजेक्ट की हाइट 167 मीटर है और इस प्रोजेक्ट की लेंथ 518 मीटर है। ये आपको याद रखना है। यह पॉइंट है एलिवेटेड पिलर्स ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट। यानी यह प्रोजेक्ट सीधे खड़े पिलर पर बना हुआ है और यह पिलर किसके बने हुए हैं, सीमेंट एंड कंक्रीट के। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है 5 कैनल्स। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे करते हैं। मान लीजिए बारिश हुई और रेन वाटर अर्थ सरफेस पर पड़ा। अब जहाँ पे नदियां बड़ी हैं वहां पे बाढ़ आने के चांसेस हैं, इसलिए डैम के थ्रू हम इस रिवर वाटर को रोकते हैं और इसी साथ इससे कई छोटे छोटे कैनल्स निकालते हैं या छोटी छोटी नदियां निकालते हैं जिसे ट्रिब्यूटरीज रिवर के नाम से जानते हैं और इस तरह छोटे छोटे निकले हुए नहरों को लिफ्ट नहर के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है यह प्रोजेक्ट काम कैसे करता है। हमने उस नदी के पानी को रोका जहां पे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा थी। डैम के थ्रू उस पानी को रोका गया और साथ ही साथ उसे कई छोटी छोटी नदियों या नहरों के माध्यम से उसे अलग अलग एरियो में डाइवर्ट कर दिया गया। इसका फायदा यह है कि यह पानी उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर पानी की शॉर्टेज है और वहां की भी सिटी, विलेज, टाउन वो भी इस प्रोजेक्ट का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको इस 5 कैनल के नाम बताती हूँ। इसमें से 2 कैनल तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही है, पहला भाखरा और दूसरा नांगल। तीसरा कैनल का नाम आता है बिस्ट दोआब और चौथे कैनल का नाम आता है नरवाना। तो आप याद कैसे करेंगे, भाखरा और नांगल तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है बिस्ट दोआब और नरवाना की। बिस्ट दोआब और नरवाना को कैसे याद करेंगे आप, बी फॉर भाखरा, बी फॉर बिस्ट दोआब, एन फॉर नांगल, एन फॉर नरवाना। यानी आपको 5 कैनल में से 2 कैनल बी लेटर से याद रखने हैं और 2 कैनल एन लेटर से याद रखने हैं। जैसे पहला भाखरा और दूसरा नांगल, ये दोनों तो आपने पहले ही याद कर लिया था। इसके बाद बी फॉर बिस्ट दोआब और एन फॉर नरवाना। अब इस तरह से आपको 4 कैनल याद करते करते आपके सर में थोड़ा सा दर्द होने लगा। अगर आप 5वें कैनल का नाम याद कर सकते हैं जो कि सरहिंद है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, भाखरा और नांगल ये आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगला बी फॉर बिस्ट दोआब एंड एन फॉर नरवाना और लास्ट में जब आपको सर दर्द हुआ था तो उसके लिए आपको याद रखना है सरहिंद। इस प्रकार आपको ये 5 कैनल याद हो जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट का लास्ट टॉपिक आता है इसका ऑब्जेक्टिव, यानी इस प्रोजेक्ट के थ्रू अलग अलग स्टेटों को क्या बेनिफिट मिलता है। उसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर। हमारे जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है
पोर्टेबल वाटर। तो यह प्रोजेक्ट हमें पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जब हम यहाँ के पानी को डिवाइड करके किसी राफ्ट पे गिराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, यानी इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव इरिगेशन और चौथा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हर प्रोजेक्ट में कॉमन मिलेंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जिससे आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से याद हो जाएंगे। जीवित रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? पोर्टेबल वाटर। दूसरी रिक्वायरमेंट, हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से, यानी कि दूसरा पॉइंट आपको इरिगेशन याद रखना है। तीसरी बात आती है, जब आपको खाने को भी मिल गया, आपको पानी पीने को भी मिल गया, तो आप ये सोचेंगे कि थोड़ी सी फैसिलिटी मुझे और मिल जाती, यानी थोड़ी लाइट की सुविधा और हो जाती। तो इस तरह से आप तीसरा पॉइंट याद रख लेंगे, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। तो जब आपकी सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो इस प्रकार आपका हो गया ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस तरह से इस प्रोजेक्ट के मैंने मेन पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको और बताना चाहूंगी जिससे आपको इस प्रोजेक्ट का नाम, इसकी रिवर का नाम और इससे बेनिफिशियरी स्टेट और यह प्रोजेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ ट्रिक नंबर 2 पर। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, ये है ट्रिक नंबर 1। अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 की तरफ ले चलती हूँ। ट्रिक 2 में मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखूंगी, हिमानी ने राज को से हराया। आपकी ट्रिक नंबर 2 है, हिमानी ने राज को बीएसपी से हराया। हिमानी किसी बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर थी और जिसने इलेक्शन में राज को हरा दिया। तो चलिए मैं ट्रिक के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के मेन पॉइंट को आपको याद कराती हूँ। इस ट्रिक में आपको ने, को और से नहीं पढ़ना है। हिमानी मीन्स हिमाचल प्रदेश, राज मीन्स राजस्थान, बीएसपी मीन्स ये बी फॉर भाखड़ा, एस फॉर सतलुज रिवर और बी फॉर पंजाब और हराया मीन्स हरियाणा। तो हो गया ना आसान। इस तरह इस ट्रिक से आपको इस प्रोजेक्ट का नाम, रिवर का नाम, कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन कौन से बेनिफिशियरी स्टेट है वो याद हो गए होंगे। अब एक बार मैं फटाफट इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में 2 डैम है, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है, नांगल पंजाब में है और इन दोनों डैम्स के बीच 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कि स्लोप्ड है। अगला पॉइंट आता है कंस्ट्रक्टेड इन 1963। यह प्रोजेक्ट 1963 में बनकर कंप्लीट हुआ था। अगला पॉइंट आता है कौन सी रिवर पे है? सतलुज। प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो उसमें नाम आता है हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का। फिर इसका अगला पॉइंट आता है इसमें कौन से 2 डैम हैं? इसके नाम से ही पता चलता है इसमें 2 डैम है, भाखड़ा और नांगल। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इट इज द बिगेस्ट डैम इन इंडिया एज वेल एज एशिया। It is the biggest state dam in India as well as Asia. It is the biggest gravitational dam in India as well as Asia. ये तीनों पॉइंट है जो इस डैम के बारे में इम्पोर्टेंट है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी हाइट 167 मीटर है और लेंथ 518 मीटर है। फिर इसके बाद एलिवेटेड पिलर्स ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट, और यह प्रोजेक्ट सीमेंट और कंक्रीट के बने हुए सीधे पिलर पर सिचुएटेड है। फिर अगला पॉइंट आता है 5 कैनल्स। मैंने आपको बताया था जिसमें 2 कैनल तो इस प्रोजेक्ट का ही नाम है और 2 कैनल आपको बी और एन से और याद रखने हैं। तो चलिए मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। पहला भाखड़ा, दूसरा नांगल, नेक्स्ट बी फॉर बिस्ट दोआब, एन फॉर नरवाना, और ये सब करते करते आपके सर में दर्द होने लगा तो इसलिए सरहिंद। इसका लास्ट पॉइंट आता है इसका ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए भी मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था, आपकी समझ में अगर आ गया हो तो ऑब्जेक्टिव भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। और अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव याद कर लिए तो आपको हर एक प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? पोर्टेबल वाटर की, देन एग्रीकल्चर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी ये प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करता है। और जब ये सारी चीजें आपके साथ हो गई तो हो गया ना आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
दोस्तों, इस तरह से मैंने इस प्रोजेक्ट के सारे पॉइंट बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और एक बार लास्ट में मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रोजेक्ट को जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक में पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट्स बनानी है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका ये एफर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है। तो इसी के साथ लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।